नाराज़ी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम में नाराज़ी थी, बुजुर्ग रिटायर्ड लोग गोल्डन कार्ड से परेशान थे, 3 मुख्यमंत्री बदले जाने से नाराज़ी थी, जिला विकास प्राधिकरण में जो लोगों को मकान बनाने में परेशान किया गया उससे नाराज़ी थी, कुंभ में कोविड जांच के नाम से जो करोड़ों का घोटाला हुआ उसको लेके नाराज़ी थी, त्रिवेंद्र रावत जी के जो स्टिंग पकड़े गए, झारखंड से जो उनके अकाउंट में पैसे डाले गए, या उनके जो कर्मचारी थे गुप्ता जी वो पैसे 3 लाख रुपए की घूस लेते हुए वीडियो आया, ये सारी चीज़ों से लोग नाराज़ थे। लेकिन आपसी रार की वजह से कार्यकर्ता निराश था और माहौल हमारे पक्ष में होते हुए भी हम सरकार लाने में नाकामयाब थे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस। हम नहीं, आपके यहाँ कौन जिम्मेदार? मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन संगठन ही कितने लोग हैं? आप ऐसे कैसे काउंट करें सर? अगर मैं हूँ, मेरे अनुयायियों की गिनती पता नहीं कितनी। नुकसान जो हुआ है, मैं कह रहा हूँ जितने जिम्मेदार लोग थे हम लोग, मैं खुद को भी ले रहा हूँ क्योंकि मैं डिप्टी लीडर था उस समय और पार्टी के मेन पदों में भी था, ये मेरी भी जिम्मेदारी, हमारे पूरे संगठन की जिम्मेदारी थी कि हम माहौल को बचा के नहीं रख सके। जो माहौल, जो फसल हमारे कार्यकर्ता ने बोई थी उसको काट कर अपने घर तक ले जाने में कांग्रेस कामयाब नहीं रही और उसमें सभी जिम्मेदार, जो भी जिम्मेदार पदों में थे, ये उन सब की जिम्मेदारी। अगर मैंने अपने नेता को अंकुश नहीं लगा, अगर मैंने अपने नेता को ये नहीं कहा कि आप ये नहीं करें, तो मेरी भी गलती है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, कार्रवाई करें कैसे, किस चीज़ में कार्रवाई करें? अब इंटरनल लोकतंत्र है, अगर मैं कहता हूँ कि ये गलत हो रहा है तो मुझे कैसे रोका जा सकता है? आप कह रहे हैं ना कि जी ने किया, ये थी इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे राष्ट्र को फायदा हो, लेकिन आज ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुंद कर दी गई हैं। आप जेएनयू के, मैं तो आपसे इसको ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी जेएनयू के बच्चों से पूछेगा, जेएनयू की फैकल्टीज खत्म करी जाए, जेएनयू को बर्बाद किया जा रहा। इंस्टीट्यूट्स को बनाने में समय लगता है, सालों लगते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट को बर्बाद करने में कुछ दिनों में आप किसी भी इंस्टीट्यूट को बर्बाद कर सकते। तो मेरा कहना है कि इस समय देश खतरे में है, इकोनॉमी खतरे में है, आपकी सीमाएं खतरे में है। 74 किलोमीटर आपकी सीमाओं में लेह लद्दाख में चाइना अंदर आ गया। आप ही के अखबारों में, आप ही के चैनल्स में देखा है कि बॉर्डर के अंदर, हमारे 74 किलोमीटर के अंदर चाइना ने रातों रात गाँव बसा दिया है, हमारे अंदर वो पुल बना रहा है। 56 इंच का सीना, उस पर कुछ नहीं कहते। और पिछले महीने में आप ही अखबारों में, आप ही के चैनल्स में देख रहा था कि नेपाल ने कई हेक्टेयर ज़मीन में कब्जा कर लिया और हमारी सरकार कुछ नहीं कर। अग्निपथ योजना लाके और बड़ा खतरा मोल ले लिया है। अनट्रेन्ड सैनिक, 4 साल के सैनिक, जिस सैनिक को पता होता था कि अगर मेरी मृत्यु होगी मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, मेरी माँ को लगातार फ्री इलाज मिलेगा, मेरे परिवार को कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो अभय होकर, क्योंकि उसको पता होता था उसके परिवार की देखभाल उसकी मरने के बाद भी होगी, वो अपनी जान खतरे में डालता था। 4 साल का बच्चा जिसको पता है कि मेरी 2 साल की जॉब बची है, 1 साल की जॉब बची है, वो क्यों अपने जान को खतरे में डालेगा? सोचनीय विषय है। 11 लाख रुपए देंगे कह रहे हैं, बहुत बड़ी। आजकल तो 11 लाख में टैक्सी नहीं आ रही भाई साहब, गाड़ी नहीं खरीदी जा रही। जो ये 4 साल नौकरी करके 21 साल का बच्चा बेरोजगार होगा, वो ड्राइवर भी नहीं बन पाएगा, टैक्सी ड्राइवर भी नहीं होगा। तो हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है। हमारे गांव के आज भी 40 से 50% जो इकोनॉमी है वो इन्हीं सूबेदार, रिटायर्ड सूबेदार साहब, रिटायर्ड कैप्टन साहब, रिटायर्ड सिपाही साहब, रिटायर्ड लांस नायक, रिटायर्ड कैप्टन की पेंशन पे है। हमारी आधी इकोनॉमी फौज की तनख्वाह पे, फौज की पेंशन पे है। उत्तराखंड गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर है और हमारे हर गांव से फौजी निकलते हैं। हमारी पास कोई फैक्ट्रीज नहीं है, हमारे पास कोई कारोबार नहीं है। हमारे यहाँ अगर बच्चा सपना देखता है, वो अपने पिता या अपने दादा की जैसी ड्रेस पहनना चाहता है, फौज में नौकरी करना चाहता है, पहला सपना होता है। उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा खतरा इकोनॉमी के तौर पर भी इस अग्निपथ योजना से हुआ है। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा खतरे में। तो हम इस पूरी यात्रा में जो 9 से 15 तक है, दादा जो पूछ रहे थे मुझसे, और एक यात्रा बड़े भाई 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। 3600 किलोमीटर की वो यात्रा होने वाली, जो भारत जोड़ो के नाम से है। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी और 3600 किलोमीटर की ये यात्रा 12 राज्यों को कवर करेगी और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी ये कवर करेगी। उस यात्रा के भी हमारे एजेंडे यही हैं कि जगह जगह हम चौपाल लगाएंगे, नौजवान और नवयुवतियों से, बुजुर्गों से इनकी बातें करेंगे,
हमको बातें करनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, हमको बातें करनी है एजुकेशन पे, हमको बातें करनी है हमारी बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था पे, और उस कारण पे कि कितना भी दुर्दांत राजा रहा हो, कितना भी खराब राजा रहा हो, दूध और आटे पे किसी ने जीएसटी नहीं लगाया, टैक्स नहीं लगाया। खजाने खाली हैं भारत के, इसीलिए दूध जैसी चीज़ में और और आटे जैसी चीज़ में जीएसटी इस देश में लग रहा है। हमारे गरीबों के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। मकान किराए पे लगाने वाला गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी किराएदार से किराया लेके अपना घर चला रहे थे, उनके ऊपर जीएसटी लगाने का काम किया है। ये सब तब किया है जब देश का खजाना खाली है। गरीब के ऊपर टैक्स का बोझ डालकर बीजेपी अमीरों के टैक्स माफ़ कर रही है, उनके कर्जे माफ़ कर रही है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने मेरे यहाँ साथी बैठे हैं, आपने देखा होगा पिछले 6 साल में कई लोग तो हज़ारों करोड़ रुपए लेके देश से फरार हो गए। उसके साथ साथ अडानी और अंबानी के कई बार कई हज़ार करोड़ रुपए के कर्ज जो बैंक से उनको लोन दिलाए थे, उनको माफ़ करने का काम किया है। एक तरफ गरीब पे टैक्स लगा के पैसे वसूले जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं उनके कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, बैंक के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम देश के लोगों को अवेयर करने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। और हमारा तो पहले से ही था कि हर साल हम अगस्त क्रांति दिवस भी मनाते थे, 15 अगस्त भी मनाते हैं, 26 जनवरी भी, 2 अक्टूबर भी मनाते थे। कांग्रेस के लिए